राधे राधे जी सभी को। तो जैसा कि हम हमारी आज की क्लास का टॉपिक है 2021 का जो पेपर है जो हमारा बच गया था, हमने जो पहले क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लिए थे। तो कुछ क्वेश्चन जो बचे हुए हैं उनको हम आज अपनी क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। तो हमारा जो 2018 से लेकर 2021 तक की जो सीरीज़ है वो पूरी हो जाएगी। इसके बाद हम 22, 23, 24 और 25 का जो पेपर है उसको डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना। और सब्सक्राइब इसलिए बोल रही हूँ कि मेरी जो आने वाली क्लासें हैं, मैं सीडीपी की जो प्रैक्टिस है वो इसी प्रकार से करवाने वाली हूँ, ताकि जो हमारे टॉपिक है जिससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कवर हो जाएं आप लोगों के। तो चलिए चलते हैं अपने सही तरीके से सही दिशा में तैयारी करने की ओर। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आज का वो है भाई, और ये जो क्लास है ये स्टेट और सभी टैट एग्जाम के लिए जिनमें भी हिंदी आती है सबके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है? तो किस में नहीं है? चाल, पढ़ाई, पांडित्य या फिर झुकाव। तो बताइए कृत प्रत्यय किस में नहीं है? तो किस में नहीं है? चाल, पढ़ाई, झुकाव और पांडित्य। तो जो पांडित्य है उसमें ये प्रत्यय है वो नहीं है। ठीक है, इसमें तदित प्रत्यय है। ठीक है, पंडित क्या है? पंडित जातिवाचक संज्ञा है, इसमें यह प्रत्यय लगाकर पांडित्य बना है। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय मैंने आपको पहले भी क्लासों में बताया है कि वह जो क्या करते हैं, शब्दांश के हम अंत में लगाते हैं और उसके बाद क्या होता है, बाद में अंत में लगाते हैं और उसके बाद उसके कारण क्या होता है, नए शब्द का निर्माण होता है। जिन शब्दों का निर्माण क्रिया से होता है उसे क्या कहते हैं भाई? कृत प्रत्यय कहते हैं, आपको याद रखना है। उसके बाद निम्नलिखित में से किस शब्द का संधि विच्छेद सही नहीं है? तो बताइए इसका जो आंसर है वो क्या हो जाएगा? निम्नलिखित में से किसका जो संधि विच्छेद है वो सही नहीं है? मातंड बराबर मार्ग प्लस अंड, जगन्नाथ जगत प्लस नाथ, निरुद्धम निर प्लस उद्धम, सन्मार्ग सत प्लस मार्ग। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, देखते हैं हम आगे चल के। तो देखिए, मातंड मात और अंड शब्द का संधि विच्छेद है वो सही नहीं है। सही संधि विच्छेद क्या होगा? मात्र। और ये देखो कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसका क्या होगा संधि विच्छेद? ये वाला मात्र प्लस में अंड। ठीक है जी। उसके बाद जगन्नाथ जगत प्लस नाथ, निरुद्धम निर प्लस उद्धम, और सतमार्ग सत प्लस मार्ग, ये है सही है। और ये हमारा जो था वो गलत था, क्योंकि ये इस प्रकार से लिखा जाता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शब्द में ब उपसर्ग नहीं है? हमें बताना है कि ब उपसर्ग नहीं है। तो उपसर्ग क्या होते हैं? जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं वो उपसर्ग होते हैं। मैं आपको 10 बार बता चुकी हूँ इस बात को। तो इसमें अब एक शब्द होगा और एक तो मूल शब्द होगा और एक आगे उपसर्ग लगा होगा, तो देखना। तो ब और नाम, ब और खैर, ब नोटी और बद सूरत। तो बताइए, बद सतूर, बद सतूर है, बदसूरत नहीं है। तो बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाई डी। ठीक है, दस्तूर इसमें मूल शब्द हो गया ना, बै हो गया इसमें और इसमें। ठीक है जी। बैपोती क्या है? बपोती। बै उपसर्ग नहीं है, जबकि बैनाम, बैखैर और बै दस्तूर शब्द में बै क्या है? उपसर्ग लगा हुआ है। उपसर्ग क्या है? वह जो शब्दांश के आरंभ में लगकर उसमें नए शब्द का निर्माण करते हैं। संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो आपको बताना है संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। मैंने आपको बताया था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार जो संघ की राजभाषा है वो हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। जो अंकों का स्वरूप है वो अंतर्राष्ट्रीय हिंदी भाषा के अनुसार ही क्या होगा भाई? होगा। तो इसमें क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 एक के अनुसार संघ की राजभाषा है वो क्या होगी भाई? हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अनुच्छेद 342 में क्या है भाई? अनुसूचित जातियों से संबंधित है। और 344 राजभाषा आयोग के गठन की बात की गई है। और 351 इसमें हिंदी भाषा के विकास और उसके उत्थान की बात की गई है। मैंने आपको ये करवाए हैं। चलिए चलते हैं। जिसने भी पहले की क्लासें नहीं देखी है वो एनसीईआरटी जो नया सिलेबस हमारा हिंदी का लगाया गया है मल्हार पुस्तक का, वो जरूर देख लेना। और मैंने पीछे सारे पेपर करवा रखे हैं आप लोगों को। करते अभिषेक पयोद है बलिहारी इस वेश की, है मातृभूमि तो सत्य ही सगुण मूर्ति सर्वशेष की। प्रस्तुत पंक्तियों में छंद है, बताइए इसमें कौन सा छंद होगा? तो दोहा, रोला, उलाला या फिर वशस्त। तो मैंने आपको जब पढ़ाया था तो बताया था इसमें कौन सा होगा?
ये उलाला छंद होगा, ठीक है। इसमें क्या है, ये अर्धसम मात्रिक छंद है। इसमें विषम चरणों में 15-15 और सम चरणों में 13 मात्राएं होती हैं। जैसे सब भांति सुशोभित हो जहाँ, समता के सुखकर नियम, बस उसी सब शासित देश में जगे हैं जगदीश हम, ये याद रखनी है, ठीक है। एक तो यह भी है पंक्तियाँ याद रखनी है कि करते अभिषेक प्योद है बलिहारी इस वेश की, है मात्र भूमि तो सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्वशेष की, सर्वेश की, ठीक है। इसमें दूसरा है सब भांति सुशोभित हो जहाँ, समता के सुख का नियम। अगला है कि इस विकल्प में सभी शब्द है वो पर उपसर्ग नहीं है। सभी शब्द हैं उनमें पर उपसर्ग नहीं है। परोपकार, परजीव, परदेश, परतंत्र, पराक्रम, पराभूत, परक्रिय, परसाल। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा भाई सी। पढ़ते हैं क्या कह रहा है भाई। जो पराक्रम और पराभूत है उसमें पर उपसर्ग नहीं है। पराक्रम तथा पराभूत में परा है, ठीक है। जबकि परोपकार, परजीवी, परदेश, परतंत्र और परकीय तथा परसाल, इनमें पर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध में परसाई जी ने व्यंग किया है। क्या व्यंग किया है? धार्मिक पाखंड एवं अंधविश्वास, राजनीतिक भ्रष्टाचार, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता और सामाजिक शोषण। तो क्या होगा? तो उन्होंने क्या दिखाया है? दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता ये तो दिखाने का प्रयास किया है, ठीक है। जब वो कहते हैं कि फोटो खिंचवाने का ढंग नहीं जानते, दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता। प्रेमचंद के फटे जूते निबंध हरिशंकर परसाई जी का है, आपको याद रखना है। उसमें उन्होंने दिखावे की प्रवृत्ति और अवसरवादिता को क्या किया है, उस पर व्यंग किया है। हरिशंकर परसाई हिंदी के प्रसिद्ध लेखक और व्यंग्यकार है। वे हिंदी के पहले रचनाकार है जिन्होंने व्यंग की विधा को क्या है, व्यंग को विधा का दर्जा दिया था। पहले उससे पहले व्यंग है जो व्यंग रचना होती थी उसको कोई विधा नहीं माना जाता था। इनके द्वारा रचित व्यंग कृतियाँ की कौन कौन सी है? विकलांग श्रद्धा का दौर, दो नाक वाले लोग, क्रांतिकारी की कथा, संस्कृति और बारात की वापसी। तो ये इनकी इम्पोर्टेंट है। मैं ये जो PDF है ये टाइप करवा के आपको प्रॉपर तरीके से मेरे टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर इस PDF को जो है प्राप्त कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस भाषा उपभाषा का संबंध पेशाची से है? पेशाची मराठी, उड़िया, लैंदा या फिर पहाड़ी। तो किस उपभाषा और भाषा से संबंधित है? पहाड़ी, लैंदा, मराठी या फिर उड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा लैंदा, ठीक है। शोर श्रेणी अपभ्रंश में राजस्थानी, गुजराती और पश्चिमी हिंदी आती है। अर्धमागधी में अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आती है। पेशाची में लैंदा और पंजाबी, और बाचड़ में सिंधी, ठीक है। आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से राजस्थानी बोली नहीं है? मेवाती, मालवी, मगही या फिर हाड़ौती। तो मेवाती भी राजस्थान की है, हाड़ौती भी, मालवी भी, और ये क्या हो जाएगा इसका आंसर? मगही। मगही किसकी है भाई? बिहार की है ना, ठीक है। बिहारी हिंदी की बोली है, मगही है वो बिहारी हिंदी की बोली है, ये मगधी नहीं मगही है, ठीक है। निम्नलिखित में से संधि विच्छेद है? किसका संधि विच्छेद है? न्यून, न्यून का नी प्लस ऊन, मैतक्य, मैथ प्लस एक है, महोदार्य, महा प्लस औदार्य, एक है, एक प्लस एक है। बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, ठीक है। क्योंकि ये इसमें क्या है भाई? वृद्धि संधि का उदाहरण है, सही विच्छेद है। यही इसका क्या है भाई? सही विच्छेद है। 1 + 1 बराबर 1 है, और ये है वृद्धि संधि का उदाहरण, ठीक है। न्यून का नी प्लस ऊन, ये छोटा नहीं बड़ा होता है, ये यण संधि का उदाहरण है। मत का मदिक्य का मत प्लस एक है, इसमें ये वाली ए दे रखी है, ये वाली नहीं आएगी, बड़ी वाली आएगी, ये वृद्धि संधि का उदाहरण है। महोदार्य, महा प्लस औदार्य है, ये सिंगल लगा हुआ है, ये नहीं होगा, ये होगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि के संदर्भ में असत्य कथन बताना है कि देवनागरी की जो लिपि है उसके संबंध में असत्य कथन कौन सा है? देवनागरी लिपि बाएं से दाहिनी ओर लिखी जाने वाली भाषा है, लिखी जाती है। देवनागरी लिपि को वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ठीक है, उनकी जो वर्णमाला है वो ध्वनि प्रधान है। देवनागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में
जो 10वीं शताब्दी के आरंभ में मिलने लगता है। देवनागरी लिपि ब्राह्मणी लिपि की उत्तर भारतीय शैली से विकसित है। तो बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा भाई बी। देवनागरी जो लिपि है वर्णमाला ध्वनि प्रधान है, ये कथन है वो असत्य है। कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल, कुंवर नारायण या फिर ऋतुराज। तो कठपुतली कविता के रचयिता कौन है? भवानी प्रसाद मिश्र, याद रखना है। इनके जो अन्य काव्य संग्रह हैं वो है गीत फरोश, जो कि इम्पोर्टेंट है, अनेकों बार पूछा गया है। इदम ने मम कितनी बार पूछा गया है। गांधी पंचशती भी पूछा गया है। तूस की आग कम पूछा गया है। कालजयी भी पूछा जाता है, ठीक है। और एक हमें कठपुतली याद रखना है। कठपुतली किसकी है? भवानी प्रसाद मिश्र की। और ये है क्वेश्चन एनसीईआरटी की पुस्तक से, इसलिए कह रही हूँ एनसीईआरटी है, जो हमें नई और पुरानी दोनों तैयार करके जानी है एग्जाम के लिए। निम्नलिखित में से किस शब्द में इदा प्रत्यय नहीं है? गोविंदा, शर्मिंदा, बाशिंदा, परिंदा। तो इंदा बताना है हमें। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई? इसका आंसर हो जाएगा ए। आगे चलते हैं। देखो गोविंदा, तो इसमें पीछे आ की आवाज़ आ रही है ना। शर्मिंदा, इंदा, इसमें इंदा की आवाज़ आ रही है। बाशिंदा, इसमें भी इंदा की, और परिंदा में इनमें इंदा की आवाज़ आ रही है। प्रत्यय क्या है? जो अंत में लगकर नए शब्द का निर्माण करते हैं। आगे चलते हैं। व्यभिचारी भाव बताइए। व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन। मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ अब। व्यभिचारी भाव के संबंध में असंगत कथन है वो बताना है। ये संचरणशील मनोविकार है, ठीक है। ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर तथा लहर की भांति होता है। ये रस की सिद्धि तक स्थिर रहते हैं। तो व्यभिचारी भाव कौन से होते हैं भाई? जो ये असंगत है इनके विषय में कि ये जो रस की सिद्धि है वहाँ तब तक क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं, क्योंकि स्थिर नहीं रहते हैं, स्थिर होते हैं, आते और चले जाते हैं। तो इनके विषय में पढ़ लेते हैं। व्यभिचारी जो भाव हैं वो रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते, बल्कि ये क्या होते हैं? क्षणिक होते हैं, यानी कि कुछ समय के लिए होते हैं। ये संचरणशील मनोविकार है, ठीक है। ये स्थायी भाव के उपकारक होकर उन्हें रस दशा तक पहुंचाते हैं। स्थायी भाव से इनका संबंध सागर और लहर की भांति होता है। अगला प्रश्न है, वृजाहत शब्द में कौन सा समास है? वृजाहत शब्द में कौन सा समास है? कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययभावी या फिर तत्पुरुष। वृजाहत, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? इसमें तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि इसका तत्पुरुष समास का है ये। विग्रह होगा व्रज, ठीक है, व्रज से आहट। जिस समास का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद क्या होता है? गौण होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब याद रखना है, उत्तर पद इसमें प्रधान होता है और पूर्व पद यानी कि आगे वाला पद वो क्या होता है भाई? वो गौण होता है। गौण नहीं, गौण होता है जी, गौण, ठीक है। तो पूर्व पद ये होता है हमारा पूर्व पद, और ये होता है हमारा उत्तर पद, ठीक है। तो उत्तर पद होता है हमारा प्रधान तत्पुरुष में, और पूर्व पद है वो है हमारा गौण। से विभक्ति का प्रयोग हुआ है। से विभक्ति का, जिसमें इसमें कर्ता नहीं होता, फिर कर्म को करण से संबंध का के की अधिकरण, ठीक है। ये जिस प्रकार की, इस प्रकार की जो कारक विभक्तियों का जिस समास में लोप होता है, ठीक है, वहाँ तत्पुरुष समास हमें देखने को मिलता है। अगला है कैदी और कोकिला, एनसीईआरटी से प्रश्न है, इसके रचयिता बताने हैं। तो कैदी और कोकिला के जो रचयिता है वो कौन है भाई? तो कौन है भाई? माखनलाल चतुर्वेदी। कैदी और कोकिला के रचयिता हैं माखनलाल चतुर्वेदी। ये जो प्रश्न है हमारा एनसीईआरटी की पुस्तक से है। मैं आपको साथ साथ बताती चलती हूँ कि कौन सा प्रश्न है वो कहाँ से बना है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी, कैदी और कोकिला है, और इसके जो रचयिता भारत के विश्व और ख्याति प्राप्त कवि, लेखक और पत्रकार, ठीक है, तीनों के रूप में ये प्रसिद्ध है। इनकी जो मुख्य कृतियाँ हैं वो आपको याद रखनी है। हिमकीर्तनी, हिमतरंगिणी, युगचारण, समर्पण, याद रखनी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट, समर्पण। माखनलाल
चतुर्वेदी की। माता मरण ज्वर वेणुलो गूंजे धरा अनेकों बार पूछी गई है, तो वेणुलो गूंजे धरा किसकी है? माखनलाल चतुर्वेदी की। अगला प्रश्न, बन बितान रबी शशि दियो फल भक सलील प्रवाह अवनी सेज पंखा पवन अवनय कछु परवाह। पंक्तियों में कौन सा रस है? बताइए। बन बितान रबी शशि दियो, तो इसमें कौन सा हो जाएगा भाई? शांत। ठीक है, शांत रस हो जाएगा इसमें। जब मनुष्य, शांत रस कब होता है? जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा और वास्तविक रूप का उसे ज्ञान हो जाता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। ठीक है। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही। सब अंधेरा मिट गया जब दीपक देखा माही। निम्नलिखित में से महादेवी वर्मा की रचना है। बताइए। एक कहानी यह भी मेरे बचपन के दिन उसने कहा था लाख की चूड़ियाँ। तो महादेवी वर्मा की कौन सी है भाई? एक कहानी यह भी। ये भी प्रश्न एनसीईआरटी से ही है जी। आगे एक बार देखते चलते हैं। एक कहानी यह भी मनु भंडारी की है, उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। लाख की चूड़ियाँ हैं वो कामता नाथ की है। पूर्वी हिंदी के संबंध में किस अपभ्रंश से है? पूर्वी हिंदी का संबंध है वो किस अपभ्रंश से है? तो अभी अब ऊपर आपको बताया था अवधी बघेली और छत्तीसगढ़ी, उसका संबंध किससे होता है? पूर्वी हिंदी से। तो पूर्वी हिंदी का संबंध किससे होता है? अर्धमागधी से। देखिए, मागधी में क्या आती है? बिहारी हिंदी, मगही, मैथिली और भोजपुरी। शोरसेनी में आती है पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, राजस्थानी, उसके बाद गुजराती। अब पश्चिमी में ब्रज, बूंदे, हरियाणवी, बुंदेली यानी कि कन्नौजी और खड़ी बोली। राजस्थानी में मेवाड़ी, मेवाती और मालवी। जयपुर में गुजराती जयपुर की, और पैशाची पहाड़ी हिंदी और लहंदा और पंजाबी इसमें शामिल है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मैंने आपको आदिकाल करवाया है जब मैंने आपको मेरे नोट्स से इस क्वेश्चन को बताया था कि क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है मैंने, और देखो वैसा का वैसा जो क्वेश्चन है पेपर में पूछ लिया गया है। तो आप मेरे पीछे की जो क्लास है उसको जाके देख सकते हो। मैंने वहाँ पे मेरे नोट्स है जो खुद के बना रखे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। तो हिंदी साहित्य का अतीत किसका है? आलोचनात्मक इतिहास किसका है? भूमिका किसका है? और हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है? तो हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल का। हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। बताया था आपको, याद करना है। उसके बाद राम कुमार वर्मा का क्या है? आलोचनात्मक इतिहास। और विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी साहित्य का अतीत। ठीक है, अब यहाँ हमारा जो ये क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। ये देखो यहाँ रख रखा है मैंने, वैसे मैंने आपको करवा दिया है कि रामचंद्र शुक्ल का है ये हिंदी साहित्य का इतिहास। भूमिका हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, उसके बाद आलोचनात्मक इतिहास राम कुमार वर्मा। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। देखो एक बार। ठीक है, तो ये जो यहाँ हमारी क्लास है वो पूरी होती है, और हमने हमारा जो पेपर है वो 2021 का कंप्लीट कर लिया है। अब हम अगली क्लास में 2022, 2023, 2024 और 2025, ठीक है, ये जो पेपर है इनको क्या कर लेंगे। एक बार 25 में पेपर हुआ था, ठीक है, जो 24 वाला इस रख के, तो इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। और कंप्लीट करने के बाद जो हमारा PYQ सेक्शन है वो पूरा का पूरा तैयार अच्छे से तरीके से हो जाएगा, और हमारा जो कोई भी क्वेश्चन है वो मिस नहीं होगा। मैंने आपको बहुत अच्छे से पेपर की जो है वो व्याख्या करवा रखी है। तो आप ये जो PDF है ये मेरे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। हिंदी बाय अंकिता मैम मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, तो आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। और इस जो PDF है और उसके अलावा जो मेरे खुद के नोट्स हैं, सारे नोट्स मैंने अपनी जो PDF है नोट्स की वो अपने टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर रखी है। तो आज के लिए सभी को धन्यवाद, और क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करके ज़रूर जाना, और कमेंट करके बताना आप लोगों को क्लास कैसी लगी। सभी को धन्यवाद। राधे राधे।